सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs रहते हैं, सभी PYQs रहते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न है जो कि कहीं ना कहीं सब एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है। और यहाँ पे मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन जीके एंड जीएस का सीरीज चलता है, प्रतिदिन चलता है। तो आप प्रतिदिन इस चैनल पे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या कहता है आपका कि मेहनत करना आप अपना पापा से सीखिए और संस्कार अपने माँ से सीखिए। बाकी आपको जो भी चीज़ जो आपको सीखना है वो आपको दुनिया सिखा देगा। तो मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। ठीक है, जैसे मेहनत पापा आपके कैसे दिन रात मजदूरी करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं बाहर में रहकर, तो ये बहुत ज़रूरी। उसी तरह आप मेहनत करना सीखिए। माँ से संस्कार सीखिए कि कैसे बोलना है, कैसे बड़ों के सामने, छोटे के सामने, कैसे किसके सामने क्या बोलना है, ये अपने माँ से सीखिए। बाकी अगर आप में कुछ बच जाता है तो वो आपको दुनिया सिखा ही देगा। खाली जेब भूखी पेट क्या होता है जी। तो चलिए हम ज़्यादा मोटिवेशनल बात तक करते ना है, इस सबसे कुछ होवे जाने वाली ना है। ये ग्लूकोज की तरह है जो एकदम टेम्परोरी है। आपका परमानेंट जो मोटिवेशनल मिलेगा वो आपको पेरेंट्स से ही मिलेगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे नजर पहले ही आ गया होगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। क्या हम बोल रहे हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जो अलमाटी बांध है ये किस नदी पर है, तो ये है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध नहीं है सर, इस पे बहुत सारा बांध है, वो हम सब के आपको लिस्ट आपको हम यहाँ पे लगा ही देते हैं। देखिए सबसे पहला आ जाता है नागा अर्जुन, नागा अर्जुन बांध, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। उसके ये जो नागा अर्जुन जो बांध है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा है श्रीशैलम, 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 श्रीशैलम बांध, ये भी कहाँ पे है? तो ये भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन ये पड़ता है तेलंगाना में। तेलंगाना के महबूब ज़िला, कौन ज़िला? महबूब ज़िला में ये पड़ता है। तेलंगाना के महबूब ज़िला में ये पड़ता है। तो जो कृष्णा नदी पर है तीन प्रमुख बांध है। पहला अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, दूसरा नागा अर्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है श्रीशैलम बांध जो कि तेलंगाना राज्य में महबूब ज़िला में, और ये भी किस पे है? कृष्णा नदी पर ही स्थित है। तो कृष्णा नदी पर ये तीन बांध को आपको याद रखना है। चलिए नंबर आपको हम सवाल की ओर लेकर चलते। देखिए सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका मुख्यालय? सेबी, SEBI, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उससे पहले हमको ये बता देते हैं कि सेबी का मतलब क्या होता है। सेबी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या सॉरी स्टॉक नहीं, सिक्योरिटीज। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसकी स्थापना कब होता है? 12 अप्रैल 1988 को होता है। कहाँ पे होता है? तो मुंबई में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? मुंबई के अंदर। इसका पहला महिला अध्यक्ष आपसे बहुत बार पूछता है, पहला महिला अध्यक्ष, तो इसका पहला महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरी बुच बनी थी इसकी पहली महिला अध्यक्ष। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष भी माधवीपुरी बुच ही है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच ही है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया सेबी के बारे में। आपको इतना चीज याद रखना ही पड़ेगा। और भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना। तो देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चला था। और ये जो था पीसी महान लोबिस, पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चलता है, ये पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी का मतलब है प्रशांत चंद्र महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जिसमें 3 भारी उद्योग को स्थापना हुई। जिसमें सबसे पहला कौन सा है, दुर्गापुर। सबसे पहला है दुर्गापुर। ये जो दुर्गापुर है, ये दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। ये ब्रिटेन की सहायता से बना था। किसके सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से बना था। दूसरा है राउरकेला, राउरकेला कहाँ है, तो राउरकेला है, ये जो राउरकेला है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ये किसके सहयोग से बना था, तो ये जर्मनी की सहायता से बना था। तीसरा आपका एक और आ जाता है, पहला है दुर्गापुर, दूसरा है राउरकेला, तीसरा है भिलाई। तीसरा क्या है, भिलाई। भलाई हम लोग 36 गो के करेंगे तो इससे हो जाएगा छत्तीसगढ़ में ये है। और इसकी स्थापना मतलब किसके ये सहयोग से बना है, तो भलाई हम लोग को रूस करता है, तो रूस की सहायता से बना है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चलता है। और ये पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। और सेकंड पंचवर्षीय योजना का क्या कहा नाम था कि हम भारी उद्योगों पर जोर देंगे, जिसके तहत 3 भारी उद्योग की स्थापना हुई। पहला दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, दूसरा राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, तीसरा भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से आपको बना था। देखिए आपका सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन के आंसर रटने से नहीं होगा सर, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपका पूरा उसका डिटेल जब तक नहीं जानिएगा तब तक सिलेक्शन का एस भी भूतला जाइए। चलिए चौथा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा था। तो भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है। भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1948 में हुआ था। और ये है कहाँ, तो ये झारखंड में है। ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में स्थित है ये परियोजना। तो भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा है, दामोदर घाटी परियोजना, जिसका निर्माण कब हुआ था, जिसका निर्माण 1948 में होता है। और ये कहाँ है, झारखंड में है। उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है कि बताइए पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। शोक, तो पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। उसके बाद बिहार का शोक कौन सा नदी है, तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। और ये जो कोसी नदी है ये कहाँ से आती है निकलकर, तो ये कोसी नदी नेपाल से निकलकर आती है। और इसी कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी नाम रहता है, सप्तकोसी। जैसे बिहार के कटिहार जिला से बिहार में एंट्री लेता है तो इसका नाम पड़ जाता है कोसी। और कोसी सबसे अधिक बार पथ विचलित नदी है, यानी अपनी बार बार ये रास्ता को है ना बदलती रहती है, इसीलिए इसे पथ विचलित नदी भी कहते हैं। किसको, कोसी नदी को। जब भी आता है बिहार को नुकसान देके जाता है, इसीलिए हम लोग जब ये जो कोई चीज का जब बहुत सारा चीजों का ये नुकसान देता है तो उस नुकसान को हम लोग शोक के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इसे बिहार का शोक माना जाता है। किसे, कोसी नदी को। पथ विचलित नदी कौन है, कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। तब इसका नाम क्या रहता है, तब इसका नाम सप्तकोसी रहता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर घाटी का निर्माण 1948 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था। और भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना ही था। और इसी पर झारखंड में तिलैया बांध, बोकारो बांध, बहुत सारे बांध इसी पे स्थित हैं। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो आपको इस प्रश्न से बताने से हम आपको पहले बता दें कि ये जिस नाम की जो चर्चा कर रहा है, जिस अभ्यारण्य की, वो पड़ता है कहाँ, तो वो पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और हम राजस्थान में जो भी प्रमुख नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, हम सबको आपको लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा क्या, राजस्थान में पहले आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा आएगा, रणथंभौर। रणथंभौर पहला आ जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सरिस्का। सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह भी राजस्थान में है। तीसरा आ जाएगा केवला देव। केवला देव, केवला देव घना पक्षी, केवला देव घना, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में है। चौथा आपका बन जाएगा मुकुंदरा। मुकुंदरा नहीं, हाँ, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा, मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स है नाम उसका। और पांचवा आ जाएगा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थल, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। इतने सारे राजस्थान से आपको बनते हैं और ये सभी फेमस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को हम सूची दिए हैं। और ये कहीं न कहीं हर एक एग्जाम में सर पूछ चुका है। और सरिस्का तो बीपीएससी 2.0 में पूछ चुका था। तो बताइए सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन कौन सा, तो पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। इतना आप लोग नोट्स, इसका डिटेल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पहले कि हम इससे कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। अब देखिए राजस्थान का एक जिला है खेतड़ी जिला। राजस्थान का कौन जिला, खेतड़ी जिला। ये पूरा तांबा के लिए प्रसिद्ध है भारत में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तब भारत का कौन सा जिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तब भारत का राजस्थान के जो खेतड़ी जिला है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यूरेनियम के लिए, यूरेनियम, यूरेनियम के लिए भारत के झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य के अंदर पड़ता है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ये यूरेनियम के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद आपसे पूछ देगा अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अभ्रक कहा है झारखंड। झारखंड के कौन जिला, तो झारखंड के कोडरमा जिला जो है ये अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 पे अपना सूची को दर्शाए हुए है। आपको यहां से इतना चीज को नोट डाउन कर लेना। इससे और हम कुछ फैक्ट बता देते हैं। यहां से फिर बन जाएगा कि बताइए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सबसे छोटा नेशनल पार्क। यस, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो वो है साउथ बटन। कौन सा है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन नहीं, साउथ बटन। ये कहां पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है, लेह लद्दाख में पड़ता है। तो आपको इतना चीज को यहां से उद्यानों से संबंधित बातों को याद करना ही पड़ेगा। चलिए छठा नंबर सवाल हम आपको दिखा देते हैं। छठा नंबर सवाल कहता है कि मिशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए यह एक योजना था, यह एक जो है मिशन था, मतलब कह सकते हैं कि ये एक मिशन था जिसको पूर्ण करना था। तो ये मिशन किसके द्वारा चलाया गया था, ये जो मिशन अमानत है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। आरपीएफ के द्वारा सर मिशन अमानत ही नहीं चलाया गया था, एक और मिशन ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट, क्या नाम है, ऑपरेशन आहट। ये भी किसके द्वारा चलाया गया, ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। मिशन अमानत क्यों चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा, तो मिशन अमानत का कहनाम क्या था कि जो भी यात्रियों का सामान खो चुका है उस सामानों की वापसी किया जाएगा आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। उसी ऑपरेशन का नाम दिया गया था मिशन अमानत। तो मिशन अमानत का क्या काम था, यात्रियों के खोए हुए सामानों की वापसी करना। और ये चलाया कौन था, तो आरपीएफ के द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन आहट क्या था, तो ऑपरेशन आहट क्या था, तो ये भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया था। और इसका कहनाम क्या था कि तस्करी पर रोक लगाना है। किस पे, तस्करी पर रोक लगाना। जो भी बच्चे महिलाओं को
में समानताएं भेदभाव उसे बेचा जाता था, उस पे तस्करी पर रोक लगाया गया। उसका नाम पड़ा था ऑपरेशन आहट। ये भी किसके द्वारा चलाया गया? ये भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया। यहाँ से फिर एक और योजना का सवाल पूछ सकता है कि बताइए यहाँ से मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। सिर्फ इंद्रधनुष बोलेगा तो जो सिर्फ इंद्रधनुष है ये वैक्सीन से संबंधित है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन को लगा, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। और ज्यादा से ज्यादा बैंक में खाता के लिए लेन देन जुड़वाए, उसी लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं जो मिशन से आपका पूछ देगा। उसके बाद फिर बताइए यहाँ से फिर पूछ देगा कि उज्ज्वला योजना क्या था? उज्ज्वला योजना, तो वो उज्ज्वला योजना माननीय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था और इसमें ज्यादा से ज्यादा एलपीजी गैस को लगवाना था। तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से संबंधित है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और एलपीजी में दो गैस की प्रचुरता होती है जिसका नाम है बीपी। एलपीजी गैस खोलते हैं तब बीपी हाई हो जाता है, कहने का मतलब बी से ब्यूटेन है और पी से प्रोपेन है। लेकिन ये गंध किसके वजह से देता है? एलपीजी का जब गैस का रिसाव होता है तो ये गंध किसकी वजह से देता है? तो एलपीजी में गंध के लिए एक और गैस मिला है जिसका नाम है एथिल मरकेप्टेन। एथिल मरकेप्टेन, एथिल मरकेप्टेन। तो पूछेगा एलपीजी गैस रिसाव में गंध कौन सी गैस की वजह से आता है? तो एथिल मरकेप्टेन की वजह से। एलपीजी गैस में कौन सी गैस उसमें मिलाया जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी गैस जो है अधिक से अधिक लगवाना किस योजना से संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना से संबंधित है। और उज्ज्वला योजना ये किसकी केंद्र सरकार की है? ये योजना थी। उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल बन जाएगा कि बताइए सेहत पहल क्या है? सेहत पहल क्या है? सेहत पहल, तो सेहत पहल उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं कर्मचारी के तौर पर भारत सरकार को सेवा दे रहे हैं। उन सभी को हेल्थ से संबंधित इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सेहत पहल चलाया गया था। तो बहुत सारे यहाँ से मिशन ऑपरेशन योजना बन जाता है जो कि सब बताना उचित न है इतनी कुछ छोटी सी वीडियो में, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है वो बताया ही जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि शिमला समझौता कब है? शिमला समझौता कब हुआ था? तो इससे आपको पहले बता दें कि जो शिमला समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कौन कौन प्रधानमंत्री के बीच हुआ था? तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम है बड़ा है। और ये जो है इसमें क्या हुआ था कि भारत से पाकिस्तान जो है हार चुका था। कब? 1971 के युद्ध में। और ये समझौता कब हो जाता है? तो ये समझौता 2 जुलाई 1972 को यह समझौता हो जाता है। कहाँ पे होता है? तो हिमाचल, ये कहाँ पे होता है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, कहाँ पे ये होता है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यह समझौता होता है, इसीलिए इसे शिमला समझौता कहते हैं। और शिमला समझौता 1972 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 1971 के युद्ध में भारत से पाकिस्तान की हार हो गई थी, इसके लिए समझौता होता है जिसे शिमला समझौता का नाम दिया गया। और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता होता है। तो आपको इतना चीज आपको यहां से याद करना ही पड़ेगा। चलिए 7वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए हड़प्पा जो स्थल है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसे सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज किए थे दयाराम साहनी। इसका खोज कौन किए? दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। साथ में यहां से आपको एक और सवाल बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कहाँ है? गुजरात में है। कौन नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में किए थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और इसी को पहला नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ से आपको इतना सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। किसकी खोज होती है?
एक सेकंड पूरे हटा दी। तो देख लिए होंगे कि आपको इतना वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा कि इतना सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, गुजरात में है, खोज 1921 में हुआ। दयाराम साहनी की मोहनजोदड़ो की खोज, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और ये रावी नदी के किनारे है, गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तब मोहनजोदड़ो की खोज राकल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया और भारतीय पुरातात्विक के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। वह चंद हुदड़ो कोची था भाई, चंद हुदड़ो। तो चंद हुदड़ो से मेकअप का सामान मिलता है, लिपस्टिक, बलिया, नाथुनी, ये सब चूड़ी। और चंद हुदड़ो के जो मतलब खोजकर्ता वो थे अशोक मजमूदार। कौन थे? अशोक मजमूदार। ये कहाँ पर था? वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ? वर्तमान में पाकिस्तान के ही अंदर है। और सबसे विशाल स्नागर वो भी कहाँ था? मोहनजोदड़ो में ही स्थित था। चलिए 8वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल गजीब सवाल है जी। बोलता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन है। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। तब भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और इसकी शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 ईस्वी में होता है। और सबसे पहले हरित क्रांति का ट्रायल जो है वो 2 राज्यों पे किया गया। पहला पंजाब और दूसरा है हरियाणा। दूसरा कौन सा है? हरियाणा। अब भाई देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न से संबंधित है। खाद्यान्न से संबंधित है कि ज्यादा से ज्यादा आप अनाज उपजाइए, इसी के लिए तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब हरित क्रांति अगर आप ज्यादा से ज्यादा किसान जब अन्न उपजाएगा तो ये जो क्रांति लाएगा उसको किसान स्वामी मानेगा कि नहीं मानेगा? तो इसीलिए जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है भारत में? एमएस स्वामीनाथन है। लेकिन विश्व में कौन है? तो विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब होता है? तो 1966 में शुरू होता है। और सबसे पहले हरित क्रांति पे 2 राज्यों का ट्रायल हुआ, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा। तीसरा अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो तीसरा में आ जाता है राजस्थान। क्या? राजस्थान। तो आपको इतना चीज यहाँ से संबंधित रखना पड़ेगा। एक और उसमें फिर यहाँ पे सवाल बन जाएगा कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति को ही दुग्ध क्रांति कहते हैं, यानी इसी को डेयरिया क्रांति भी कहते हैं। इसी को ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया जाता है। और इसके जो जनक है वो है वर्गीज कुरियन। इनका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। इसमें क्या करना था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा दूध को बढ़ावा देना, कि जितना भारत हो सके सब दूध ज्यादा से ज्यादा उपजाए, इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाए। इसी के लिए ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अब भारत में ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इसी के लिए सुधा डेयरी, मिल्क डेयरी, मदर डेयरी की भी शुरुआत किया गया। तो चलिए 9वां नंबर हम लोग सवाल आपको दिखा देते हैं। 9वां नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे नजर ही आ गया कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। सबसे पहले ये समझिए जो कोबाल्ट है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामीन। साइनाकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है। और कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में ही पाया जाता है। कोबाल्ट 60 किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट 60 भी विटामिन B12 में ही पाया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में, किसके? कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये एक बहुत बार सवाल पूछा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है। कोबाल्ट 60 किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये भी विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में करते हैं। और अगर विटामिन B12 की कमी नहीं होने देना है तो मांस मछली खाइए। अब इसमें ज्यादा कोची कर सकते हैं आप। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल हमको देख लेते हैं।
10वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे ही नजर आ रहा होगा। पहला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। यानी कि भाषा के आधार पर कि तुम तमिल बोलता है तो हम हिंदी बोलते हैं, तुम तेलुगु बोलता है तो वो उड़िया बोलता है, इसके आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया। तो इसके आधार पर राज्यों का गठन 1956 में किया गया था। किस आयोग पर किया गया था? तब फजल अली आयोग। कौन अली? फजल अली आयोग पर किया गया था। और ये 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और भाषाओं के आधार पर सबसे पहले राज्यों का जो बंटवारा होता है वो है पहला राज्य आंध्र प्रदेश सामने आता है, आंध्र प्रदेश। तब भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश। इस भाषा के आधार पर एकदम अलग हो गया कि ना भाई हम लोग कोची करते हैं, हम लोग तेलुगु बोलते हैं तो हम एकदम साइड हट जाएंगे। तब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में हुआ, फजल अली आयोग पर। 7वां संविधान संशोधन हुआ था। अब भाषा के आधार पर सबसे अलग होने वाला पहला ही राज्य बन जाता है कौन? आंध्र प्रदेश राज्य बन जाता है। तो आपको यहां से इतना सवाल तो आपको देखना ही पड़ेगा। आप क्वेश्चन के पढ़ के आंसर के रट के सोच रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा, कब वो नहीं होगा। जब तक उसका आप डिटेल न जानेंगे सिलेक्शन के इस भुतला जाइए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।